हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। गुड फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं एक ही शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन सेशन लेकर गाइस, जो कि बेस्ड होने वाला है ब्लड रिलेशन पर, यानी कि रक्त संबंध पर। तो सबसे पहले तो मेरे सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मेरी ओर से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इतनी ही असीम शक्ति दे और सद्बुद्धि दे और आप लोग जीवन में हमेशा आगे तरक्की करते जाएं और बढ़ते जाएं गाइस। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे। बहुत ही प्यारा, जबरदस्त और बेहतरीन सेशन ये होने वाला है। हर एक चीज को बहुत ही बेसिक से और बारीकी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल है 28 अप्रैल का दिन और आप सभी लोगों को पता है कि सभी टीचर्स, टॉप जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों एसएससी प्रिपरेशन के लिए। आपका सपना है, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो और उन सपने के लिए लड़ना चाहते हो मेरे भाई, तो तैयार हो जाओ। एसएससी में अगर आपने सपना देखा है तो उसको हकीकत में बदलने का समय भी आ गया है, क्योंकि बैचेस चालू हो रहे हैं। सभी टीचर्स के, सभी टॉप टीचर्स के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 28 अप्रैल से ही, यानी कि कल से ही आपको सभी टीचर्स की अलग अलग टाइमिंग पर क्लासेस मिलने वाली है विद फुल सिलेबस। ठीक है, और इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स, कंट्री के जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबके बैचेस चालू हो रहे हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में मिलेगा, अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेगा और 3 सेशन के बाद में डाउट सेशन भी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की तो डेडिकेटेड बैच मिलेगा, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो डेडिकेटेड बैच मिलेगा, स्टेनोग्राफर अगर आपका सपना है ना तो आपको डेडिकेटेड बैच मिलने वाला है यहां पर। ठीक है गाइस, तो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी टॉप एजुकेटर्स के बैचेस जिससे भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ अनअकैडमी पर आप लोग दोस्तों टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि एवरी संडे को होता है दोपहर 12 बजे कॉम्बैट के रूप में। सब्सक्रिप्शन ऑफर भी अवेलेबल है बैंक एग्जाम्स के लिए। बैंक एग्जाम्स की वैकेंसी भी आ गई है दोस्तों, एसबीआई की आप लोग जानते हैं, तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से अनअकैडमी पे कर सकते हो। रेफरल कोड पूछा जाएगा तो आप लोग का लगाएंगे दीपू10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। ठीक है, ऑल सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले तो मेरे भाई ब्लड रिलेशन होता क्या है? हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनसे हमारा जो रिश्ता होता है, जिसको हम खून का रिश्ता बोलते हैं, वही हमारा ब्लड रिलेशन होता है। क्या आप सभी लोग जानते हैं? ठीक है, जो भी हमारा जो सगे संबंधी होते हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, उसको हम ब्लड रिलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन के अंदर हम लोग ट्री स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जैसे ये मैं हूं, सेल्फ, स्वयं, मैंने अपने आप को इंक्लूड कर दिया। अब क्या होता है, जनरेशन होती है। जनरेशन यानी मेरे से ऊपर वाली जनरेशन और ऊपर वाली जनरेशन, मेरे से नीचे वाली जनरेशन, उससे और नीचे वाली जनरेशन। तो उन सभी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको चीजें। यहां पे देखिएगा कि मेरी सेल्फ जनरेशन, स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन से लोग आएंगे। भाई बहन, जो मेरे भाई बहन होंगे वो सारे मेरी सेम जनरेशन में आएंगे। इसी प्रकार पापा का जो भाई है उसके बेटा बेटी, यानी कि चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे भाई बहन जितने होंगे, जिनको हम कजन के नाम से जानते हैं, वो भी मेरी सेम जनरेशन में होगा। ठीक है, इसके अलावा भाई यहां पर जो होगा, साला, साली, जीजा, देवर, जेठानी, भाभी, ननद, ये सब सेम जनरेशन में आएंगे। अरे भाई पत्नी कैसे भूल गए, पत्नी यानी कि वाइफ, वो भी भैया सेम जनरेशन में आएगी। अच्छा वाह, याद आ गया, वरना बहुत मारेगी। सही है, नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? तो भाई सेल्फ, स्वयं की जनरेशन में कौन कौन आएगा? भाई बहन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहन। और अगर पत्नी है तो पत्नी के जो भाई बहन होंगे, जिनको हम साला साली बोलेंगे, वो हम उसके कौन लगेंगे? फिर जीजा लगेंगे। अपना जो भाई होगा वो पत्नी का कौन लगेगा? देवर, जेठानी, भाभी, ननद, ये जितने भी
रिलेशन है, ये सारे किस में आएंगे भाई, ये सब सेम जनरेशन में आएंगे। ठीक है, अब इससे ऊपर वाली जनरेशन में चलते हैं, पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स में कौन कौन आएगा दोस्तों, जल्दी से देखिएगा। सेम जनरेशन समझ में आ गया, सेल्फ क्लियर है, सेम जनरेशन समझ में आ गया। अब ऊपर वाली जनरेशन पेरेंट्स में कौन आएगा, यानी कि माता पिता। हमसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा, माता पिता, सिंपल। अब माता पिता तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो सोचो, पापा का जो भाई है, भाई हमारे माता पिता, तो हमारे पिता का भाई यानी कौन, चाचा। ठीक है, उनकी पत्नी कौन, चाची। सही है, ऐसे ही मम्मी का भाई कौन होगा, मामा, उनकी पत्नी कौन, मामी। इसी तरीके से देखना इधर, मम्मी की अगर बहन है तो मौसी, उसका हस्बैंड कौन, मौसा जी। इसी तरीके से पापा की अगर बहन है तो उसको आप क्या बोलोगे, बुआ, उसका हस्बैंड कौन हो गया, फूफा। इसी तरीके से सास ससुर, ठीक है, माता पिता के साथ पत्नी को भी नहीं भूलना है भाई, मतलब सेम जनरेशन में पत्नी को नहीं भूलना है, तो पत्नी के मम्मी पापा को भी नहीं भूलना है। इससे ऊपर वाली जनरेशन में है ना, उसको क्या बोलते हैं, सास ससुर। ठीक है सर, एयरफोर्स की तैयारी पुराने वीडियो से कर सकते हैं क्या? सतपाल जी, जब नए वीडियो से कर सकते हैं तो क्यों परेशान होना है जीवन में, पढ़ो ना भाई, यही टॉपिक्स हैं। सिलेबस तो देखा ही होगा ना अगर तैयारी करने आए हो तो, और नहीं देखा है तो बिंदास होके इस क्लास को आप लोग अटेंड करना चालू कर दो, आपकी एयरफोर्स की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, सब इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बता रहा हूं, इंग्लिश में भी बताऊंगा, देखना इधर। ठीक है, अब पेरेंट्स से ऊपर वाली जनरेशन में कौन होगा, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन होगा, पापा के पापा यानी कि दादा, और उनकी पत्नी कौन हो जाएगी, दादी। ऐसे ही जो अपने मम्मी हैं, मम्मी के पापा, भाई पापा के पापा दादा, उनकी पत्नी दादी। मम्मी के पापा कौन होंगे, नाना, और उनकी पत्नी कौन हो जाएगी, नानी। इसी तरीके से और ऊपर जनरेशन में चलें, पेरेंट्स से ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर अपन बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आएगा, दादा के पापा, परदादा, उनकी पत्नी परदादी। नाना के पापा, पर नाना, उनकी पत्नी पर नानी। ठीक है, अब इससे और ऊपर वाली जनरेशन में किसी के जाने की इच्छा हो गई। ठीक है, पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऊपर कौन हो गया, पेरेंट्स से ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर भी जाने की अगर किसी की इच्छा हो गई तो बताओ भाई, ऐसा थोड़ी बोलोगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, या और ऊपर वाली जनरेशन में ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई। तो ग्रेट एक बार ही यूज होगा, कहने का मतलब ये है परदादा से ऊपर वाली जनरेशन में एक बार ही परदादा बोलेंगे, यूं मत बोल देना पर दादा, पर दादा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो एक बार ही यूज होगा परदादा, परदादी, पर नाना, पर नानी। ठीक है, क्लियर है। अब इससे नीचे वाली जनरेशन में आओ, आराम से इजी वे में समझो। अब मुझसे, मैं था, तो मुझसे नीचे वाली जनरेशन में कौन होगा भाई, मुझसे नीचे वाली जनरेशन में कौन आएंगे, चाइल्ड। चाइल्ड यानी कौन, बेटा बेटी, बेटा बेटी। भाई का बेटा बेटी होगा तो क्या बोलेंगे, भतीजा भतीजी। भाई बेटा बेटी, भाई का बेटा बेटी है तो उसको हम बोलेंगे भतीजा भतीजी। और अगर बहन का बेटा बेटी है तो उसको आप बोलोगे भांजा भांजी। यस और नो, बहन का बेटा बेटी तो उसको आप बोलेंगे भांजा भांजी। सही है। अब देखिएगा इधर, इससे और नीचे वाली जनरेशन में, चाइल्ड से नीचे ग्रैंड चाइल्ड में कौन आ जाएगा, बेटे का बेटा, उसको आप क्या बोलोगे, पोता। बेटे का बेटा क्या बोलोगे, पोता। इसी तरीके से बेटे की बेटी होगी, अगर बेटा है उसकी भी बेटी तो क्या बोलेंगे, पोती। लेकिन अगर बेटी है, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा कौन होगा, नाती। और बेटी की बेटी कौन कहलाएगी, नातिन। और इसी में अगर और नीचे आगे, जैसे ऊपर जा रहे थे तो ग्रैंड पेरेंट्स, नीचे आ रहे थे तो ग्रैंड चाइल्ड, अब और नीचे आएंगे तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में वही पोते का क्या हो जाएगा, पर पोता, पर पोती। नाती नातिन का क्या हो जाएगा, पर नाती, पर नातिन। तो ये ट्री स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से एक बार थम्स अप कर दें सभी लोग, एक बार जो जबरदस्त जोश और जुनून के साथ में थम्स अप कर देंगे, बड़ा मजा आने वाला है भाई इस सेशन में। सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। यस सर, बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो ये ट्री स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड रिलेशन। अरे कहां चला गया भाई? ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड रिलेशन। अब इंग्लिश में भी समझ लेना भैया, यहां पर जैसे हमने बोला चाचा, मौसा, ताऊ, फूफा, है ना, इस तरीके से जो वर्ड्स बोले, इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही वर्ड लिखा होगा, अंकल। अगर कहीं पर लिखा हुआ है अंकल, तो अंकल में कौन कौन आ गया? अंकल में आ गया चाचा, मामा, मौसा, चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा। देखो ध्यान से देखना, है ना भाई, जल्दी से देखिएगा। अंकल में कौन कौन आएगा? बोलते भी जाओ, याद भी करते जाओ। अंकल में आएगा चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा। ठीक है, ये सारे लोग किस में आ जाएंगे? ये सारे लोग अंकल में ही आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आंटी, आंटी या आंट। ठीक है, इसमें कौन आएगा? चाची, चाची, मामी, चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी या बुआ। ठीक है, ये सारे इस किस में आ जाएंगे? आंटी में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने लिखा है कजन, तो कजन, पहली बात तो कजन, कजन कहीं पर भी लिखा होता है कजन, तो उससे पहली बार तो कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता। कजन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पहली बात तो याद रखना, कजन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब इसमें सारे कजन आ गए, कौन कौन से? चचेरे, ममेरे, यानी कि अगर बुआ के बेटा बेटी हैं, यानी कि फूफेरे, उसको अपन क्या बोलते हैं? फूफेरे। मौसी के बेटा बेटी हैं तो अपन क्या बोलेंगे? मौसेरे। हिंदी में तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे, पर इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे। भाई बहन, तो इन सब के लिए एक ही चीज यूज होगी, कजन। इंग्लिश में एक ही वर्ड बोला जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है हिंदी मीडियम वालों को, उनको चीजें याद रखनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत सिंपल है, एक ही वर्ड यूज होगा, कजन, खत्म। आंटी यूज होगा इन सब के लिए, अंकल यूज होगा इन सब के लिए। ठीक है, और मैं बताता हूं नेफ्यू। अब आप कहोगे कि यार भाई का बेटा है तो भतीजा बोलेंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। और अगर बहन का बेटा है तो भांजा बोलेंगे। लेकिन नेफ्यू में दोनों, नेफ्यू दोनों के लिए यूज होगा। ठीक है, भतीजा हो या भांजा हो, ठीक है, भतीजा हो या फिर भांजा हो, दोनों के लिए नेफ्यू वर्ड यूज होगा। और ऐसे ही NIECE, नीस, तो नीस दोनों के लिए यूज होगा, भतीजी के लिए भी, भतीजी के लिए भी और भांजी के लिए भी। भतीजी हो या भांजी हो, दोनों के लिए नीस यूज होगा। अब ऐसे ही देखना, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ किसके लिए यूज होगा? देखना इधर, भाभी हो गई, भाभी के अलावा ननद हो गई, जेठानी हो गई, देवरानी, ठीक है, साली हो गई। इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। लिख लेना भाई इन सब चीजों को। ठीक है, ब्रदर इन लॉ में कौन कौन यूज होगा? ब्रदर इन लॉ में आ जाएगा जीजा, जीजा, साला, जीजा, साला, जेठ, देवर, जीजा, साला, जेठ, देवर,
ये सब किसके लिए यूज होगा? ब्रदर इन लॉ के लिए यूज होगा। ठीक है भाई, इन सबको आप नोट डाउन कर लेना। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, सर ये जो साडू होता है, साडू वो किस में आएगा? तो भाई साडू कौन होगा? एक बात बताओ, दो बहनें हैं, उनके पति आपस में साडू भाई बोलते हैं ना अपन उनको, ठीक है भाई, दो बहनें हैं, उनके पति को आपस में साडू बोलेंगे, तो वो रिलेशन किस में आएगा? वो ब्रदर इन लॉ में ही आएगा भैया। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैं कहा बता देता हूं भाई यहाँ पे, तो साडू आडू जो भी आ जाए, ठीक है, वो किस में यूज होगा? ब्रदर इन लॉ में आएगा भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ध्यान में रख लेना। सभी लोग थम्स अप कर देंगे फटाफट तरीके से कि यस सर, मजा आ गया, एकदम आनंद आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई, है ना, ट्री स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, ट्री स्ट्रक्चर के साथ साथ ये इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे वो भी समझ में आ जाएंगे। अंकल मतलब चाचा, मामा, मौसा, ताऊ, फूफा। आंटी मतलब चाची, मामी, मौसी, ताई, बुआ। ठीक है, कजन, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे, भाई बहन यानी कि कजन। नेफ्यू मतलब भतीजा और भांजा, दोनों के लिए नेफ्यू। नीस, भतीजी और भांजी, दोनों के लिए नीस। ठीक है, सिस्टर इन लो, भाभी, ननद, जेठानी, देवरानी, साली, सब में आ जाएगा सिस्टर इन लो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ब्रदर इन लॉ में आप लोग देख ही रहे, ब्रदर इन लॉ में कौन आ जाएगा? जीजा। ठीक है, जीजा, साला, जेठ, देवर, साडू भाई, सब आ गए भाई। ओके भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब चलते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब देखिएगा, पूरा फोकस यहां पे करिएगा। ठीक है, पूरा फोकस यहां पे देखना और अच्छे से समझना। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, ध्यान से देखना, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा मैटरनल, मैटरनल, जैसे लिखा हुआ आ जाता है मैटरनल आंटी, मैटरनल अंकल। ठीक है, जिसको हिंदी में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मातृ, मातृवंश। मैटरनल मतलब मातृवंश। और एक वर्ड लिखा हुआ आ जाता है दोस्तों, देखना, पैटर्नल, जिसको हम बोलेंगे पितृवंश। तो कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन ना देकर दोस्तों ऐसे कोई रिलेशन देता है, जैसे मम्मी है, मम्मी का पापा है, पापा का भाई है और उसका भी भाई है, तो इस तरीके से रिलेशन चल रहा है। तो अगर रिलेशन जैसे बहुत दूर का निकल गया, लेकिन मम्मी की तरफ से अगर रिलेशन निकल रहा है, अगर मम्मी की तरफ से रिलेशन निकल रहा है तो उसकी जगह लिखा हुआ आ जाएगा, अगर अंकल है तो मैटरनल अंकल, अगर आंटी है यानी कोई दूर की चाची है, मतलब मम्मी की तरफ से रिलेशन चल रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे मैटरनल। एम मतलब मम्मी, मातृवंश। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिख दोगे मम्मी। अगर मम्मी की तरफ से रिलेशन चल रहा है, मम्मी की तरफ से अगर रिलेशन चल रहा है तो आप वर्ड यूज करोगे मैटरनल। और अगर पापा की तरफ से रिलेशन यूज हो रहा है, पैटर्नल मतलब पापा, ठीक है, मैटरनल मतलब मम्मी, पैटर्नल मतलब पापा। पापा का अगर कोई दूर का रिश्तेदार है, मेल में है, तो अपन बोलेंगे पैटर्नल अंकल। और पापा का तरफ से कोई रिलेशन चल रहा है और कोई आंटी है तो अपन बोलेंगे पैटर्नल आंटी। समझ में आ रही है? सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे भाई। सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है। पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से अगर रिलेशन चल रहा है तो पैटर्नल, मम्मी की तरफ से रिलेशन चल रहा है तो मैटर्नल। दोनों चीजें नोट कर लेना, लिख लेना भाई, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती, अब अगर सेम जनरेशन आएगी तो रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर सेम जनरेशन आ गई, क्या आ गई, सेम जनरेशन, सपोज करो सेम जनरेशन आ गई, अगर समान पीढ़ी आ गई तो सेम जनरेशन के लिए आप लोग दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन आइडेंटिफाई करोगे या आप स्थापित करोगे रिलेशंस को, उसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करोगे। कौन सी लाइन का यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध स्थापित होगा उसमें सीधी रेखा जो यूज होगी उसको अपन बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और अगर सेम जनरेशन नहीं है, जनरेशन अलग अलग दे रखी है, डिफरेंट जनरेशन है, सेम जनरेशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
सेम जनरेशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर अलग अलग पीढ़ी दे रखी है, पीढ़ी अलग दे दी, जनरेशन आपको अलग दे दी, जैसे एक ऊपर वाली जनरेशन दे दी, जैसे माता पिता में कोई व्यक्ति दे दिया, और एक जनरेशन नीचे दे दी, तो तब आप कौन सी लाइन का यूज करोगे? तब आप वर्टिकल लाइन का यूज करोगे। कौन सी लाइन का यूज करेंगे? वर्टिकल लाइन, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रयोग किया जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है कि नहीं है? फटाफट से समझ में आ गई। अगर दो व्यक्तियों के बीच की जो जनरेशन है, अगर वो सेम पीढ़ी में है, समान पीढ़ी में है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, और अगर आप दो पीढ़ी अलग अलग जनरेशन की है, असमान पीढ़ी नहीं है, असमान पीढ़ी है, तब आप ऊर्ध्वाधर लाइन का यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से मुझे एक बार थम्स अप करके बता दें आप जल्दी से कि यस सर समझ में आ गया। फिर अब फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अब अगर मुझे हस्बैंड वाइफ है, पति, पहले तो जेंडर देख लो, जेंडर, जेंडर मेल और फीमेल अगर होगा, जेंडर अगर है मेल, अगर कोई व्यक्ति मेल है, ठीक है, यानी कि पुरुष है, कोई व्यक्ति अगर मेल है, पुरुष है, तो उसके लिए मैं स्मॉल एम का यूज करूंगा, ठीक है, क्या यूज करूंगा? स्मॉल एम। और अगर जेंडर जो है फीमेल है, जेंडर अगर फीमेल है, महिला है, तो मैं इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए स्मॉल एफ का यूज करूंगा, ठीक है। अगर मेल होगा, कोई पुरुष होगा, तो स्मॉल एम लिखूंगा उस जगह पर, और अगर फीमेल होगा तो उसके लिए स्मॉल एफ लिखूंगा, ठीक है। अगर पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करूं। पति और पत्नी, पति और पत्नी का जो संबंध होगा जहां पर, वहां पर मैं डबल लाइन का यूज करूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ए बी की पत्नी है, या सुन लो, ए बी का पति है, सपोज करो ए जो है वो बी का पति है, तो मैं इस तरीके से और उसको राउंड कर दूंगा। डबल लाइन भी यूज कर सकता हूं, और राउंड कर दूंगा तो और अच्छे से क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखिए, एक मैं बड़े ही जोश, बड़े ही उत्साह के साथ में और बड़े ही डेडिकेशन के साथ में दोस्तों इस क्लास को लेकर आता हूं, ताकि मैं हर बच्चे को उस लेवल का मैं ज्ञान दे सकूं जिसकी उसको जरूरत है, ठीक है। हालांकि मुझे कुछ बच्चों को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन यार सच में दोस्तों मुझे उन बच्चों को जवाब देना पड़ता है। जैसे दो चार बच्चे हैं, अभी जैसे एक बच्चा लिख रहा है रतन खान, रेहान खान है ना, लिख रहा है, और वो लिख रहा है पागल टीचर, है ना, वो लिख रहा है कि पागल टीचर। भाई हम हैं, अगर हम डेडिकेशन, इज्जत की रोटी खाते हैं ना, दो वक्त की दो इज्जत की रोटी खाते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, अगर तुम हमें पागल बोल रहे हो तो हम पागल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तू क्या है भाई? तू क्या है? तेरे पिताजी से क्या सीख के आया है? यहां से पता है क्या पता लगता है? यहां से ये पता लगता है कि तुम किस जगह और किस परिवेश में और किस संस्कृति के साथ में पैदा हुए हो। क्लियर है कि नहीं है? ये चीज पता लग रही है यहां से। मैं चाहूं तो अभी इसको मैं ब्लॉक कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं करूंगा भी, कोई दिक्कत नहीं। अगर एडिटर देख रहा होगा तो वो कर लेगा, हालांकि वो भी बेचारे बिजी होते हैं, ठीक है, किसी काम में लग जाते हैं, वो नहीं देख पाते। लेकिन जब हमें ये चीजें कमेंट दिखते हैं ना, तो मतलब बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही मतलब ऐसा एहसास होता है कि मतलब यार जो जनरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। भाई कुछ दे नहीं रही हो मुझे, ठीक है, फ्री में सब कुछ चलता है यूट्यूब पर, आप सभी लोग जानते हो, और हर एक चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश करता हूं कि इंटरटेन के साथ में हर एक कंसेप्ट को इतना आसानी, इतना इजी में आपको बना दूं कि एग्जाम में आप लोग बस अपनी मंजिल पर पहुंच सको। लेकिन ये कुछ चंद लोग होते हैं ना, ये चंद लोग, ठीक है, पूरी कौम को बदनाम करते हैं। एक तो अपनी, नाम समझ ही गए होंगे, रेहान खान लिखा हुआ है, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ दो चार लोगों की वजह से हर एक व्यक्ति यहां पे आके, ठीक है, फिर इन लोगों को गाली देता है। क्यों देता है ये आप खुद समझ सकते हैं। समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई
ऐसे लोगों, ये सिर्फ आपके सामने सबक है, मेरे सामने तो है ही सरी। खैर मुझे इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, कोशिश रहती है भाई, हर टीचर की रहती है, कोई नहीं चाहता, लेकिन टीचर प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता है ना जहां पर हर कोई चाहता है कि यार कम से कम, ठीक है आज के टाइम पे द्रोणाचार्य जैसे वो क्या बोलते हैं गुरु नहीं है, तो आज के टाइम पे अर्जुन जैसे शिष्य भी तो नहीं है। हाँ, बनो तुम अर्जुन जैसे शिष्य तो तुम्हें द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी मिलेंगे अच्छे से। अब इनकी वजह से दोस्तों मुझे जवाब देना पड़ता है। अब दुनिया की नजर में ऐसा होता है कि यार सर को इन जैसे लोगों को टाइम देने की जरूरत क्या है यार, ऐसे लोगों को सुधारना है ना जो अपने माता पिता, खैर पेरेंट्स के परिवेश से ना सुधरे, तो ये बात भी सही है कि हमारे कहने से तो क्या ही सुधरेंगे, सही नहीं है। एक बार ये कमेंट अपने पापा को दिखाना भाई कि मैंने सर को ये लिखा है कि पागल टीचर, फिर देखता हूं कि वो तेरे थपड़े देते हैं या क्या देते हैं, सही है कि नहीं। मेरे सामने अगर होता ना अभी तो ठीक है, वो तुम्हें लगता है कि चैट में कोई जवाब नहीं देता, मैं तो खैर जवाब देता ही हूं, है ना, मैं तो खैर सीधा जवाब दे ही देता हूं, क्योंकि भैया अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सीधी सी बात है, जैसे हैं सामने हैं वैसे ही पीछे हैं और वैसे ही रहेंगे, ठीक है। किसी को कॉपी हमारी करने की आदत नहीं है, लेकिन हम जैसे जेन्युइन है ना, जेन्युइन ही रहेंगे और जेन्युइन ही चीजें बोलेंगे भाई, घुमा फिरा के बात करनी आती ही नहीं है भाई, और ना कभी करनी है, सीधी सी बात बताऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट से। किसी को बुरा लगा हो तो भाई सॉरी, है ना, लेकिन भावना है निकल जाती है भाई। चलिए देखिएगा इधर, तो हम लोग कहां पर थे, सबसे पहले देखते हैं, पूरे माइंड को यहां पर लेके आते हैं, फोकस करते हैं वापस से चीजों पर, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमने ट्री स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है, ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर हो गया। ट्री स्ट्रक्चर के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली कि इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इन सब के लिए क्या यूज होगा, ये हमने देख लिया, ठीक है। मैटरनल, मैटरनल का मतलब होता है मम्मी की तरफ से रिलेशन बनता है, मैटरनल पापा की तरफ से रिलेशन बनता है, पैटर्नल सेम जनरेशन, समान पीढ़ी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ठीक है, सेम पीढ़ी, समान जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगली पीढ़ी जो होगी या अलग पीढ़ी जो होगी, डिफरेंट जनरेशन होगी, तो वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तो मेल अगर पुरुष है तो स्मॉल एम का यूज करेंगे, फीमेल है तो स्मॉल एफ का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होगा उसके बीच में आप इक्वल डबल लाइन कर देना और सर्किल कर देना, इस तरीके से। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको मैं समझाने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इस चैप्टर का ही नहीं, इससे रिलेटेड 5 और चैप्टर जो हैं उन सब में ये हेल्प करने वाला है, जो कंसेप्ट अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। पूरा फोकस यहां पे करिएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। देखिएगा, अगर आप लोग आगे जाके जैसे पजल में पढ़ाऊंगा, पजल आप लोग डरते हो पजल से, पजल को जब मैं समझाऊंगा तो वहां पर भी बहुत यूज आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर भी यूज आएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिशा व दूरी जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर भी ये कंसेप्ट यूजफुल होगा। रैंकिंग वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, रैंकिंग जो हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे रैंकिंग, तो रैंकिंग वाले चैप्टर में भी वो चीज यूज आई थी। और ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में भी ये चीज बहुत यूज आएगी। तो ध्यान से देखना, चीजों को अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलना। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, सेंटेंस लिखा हुआ है ए, देखना सेंटेंस लिखा हुआ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। लाइन लिखी हुई है ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो इसमें जेंडर किसका क्लियर है, इसमें जेंडर किसका क्लियर है। अब देखो यार, इसके चक्कर में ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया मैं, उस व्यक्ति के चक्कर में ध्यान से निकल गई। देखना इधर, नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है, पहली बात तो याद रखना। नेम से कभी भी
कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है सौरभ, तो सौरभ हमें नहीं पता सौरभ मेल है या सौरभ फीमेल है। जब तक हमें जेंडर आइडेंटिफाई जब तक क्लियर करके नहीं देगा, हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे मैंने यहां पर लिखा दोस्तों, मैंने लिखा बिट्टू, अब बिट्टू मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, बिट्टू कौन है। मैंने लिखा कमलेश, कमलेश मेल है या कमलेश फीमेल है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि सौरभ कौन है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि यहां पे रेशमा जो है वो कौन है, हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। इनको कहीं पर भी लिखना नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। नेम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाता। पहली बात याद रखना। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है। इस सेंटेंस को देखना, और एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं यहीं पर। ए का भाई बी है। दोनों लाइनों में बड़ा फर्क होता है, एग्जाम में हम लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। एज ब्रदर, एज ब्रदर इज बी, एज ब्रदर इज बी। चलिएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अभी चीजों को समझना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, और अगली लाइन लिखी हुई है ए का भाई बी है, एज ब्रदर इज बी। तो दोनों में लाइनों में फर्क है या नहीं है, पहले तो ये बताओ, दोनों लाइनें डिफरेंट लाइन है कि नहीं है। यहां पर दो व्यक्ति पास में हैं और इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है, ध्यान से देखो। दो व्यक्ति साथ में हैं और इनके बीच में लिखा हुआ है कॉमा। ए बी का भाई है, बात किसकी होगी हमेशा याद रखना, बात किसकी होगी, आगे वाले की। अब लाइन को पढ़ो आप, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए कौन है, कौन का जवाब कौन दे रहा है, क्वेश्चन पूछो अपने आप में, इसमें क्वेश्चन पूछो आप व्यक्ति से। ए बी का भाई है, ए कौन है, ए बी का भाई है, यानी ए मेल हो गया, ए कौन हो गया, मेल। अब भैया भाई है तो दोनों के बीच में सेम जनरेशन बनेगी, सेम जनरेशन बनेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या बी का जेंडर क्लियर हुआ क्या इस लाइन से। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अगर ए भाई है तो बहन का भी भाई हो सकता है, तो भाई का भी भाई हो सकता है। बी का जेंडर थोड़ी ना क्लियर हुआ, हमें नहीं पता बी कौन है। हमें यहां पर ए का जेंडर तो क्लियर हो गया कि ए मेल है, ए पुरुष है, पर बी पुरुष है या बी महिला है ये क्लियर नहीं हो रहा। सभी लोग थम्स अप कर दें कि यस सर, यहां पर जेंडर फर्स्ट वाले पर्सन का क्लियर हो रहा है, जेंडर फर्स्ट वाले पर्सन का क्लियर हो रहा है। अब यहां पर देखें, इस जगह पर देखें, इस लाइन को पढ़ें। ए का भाई बी है, दोनों के बीच में गैप आ गया। यहां पर दोनों व्यक्ति लगातार थे, यहां पर दोनों व्यक्तियों के बीच में गैप आ गया, लाइन आ गई। अब लाइन बोल रहा है ए का भाई बी है, कौन का जवाब कौन दे रहा है ये देखना। ए का भाई कौन है, ए का भाई बी है, ठीक है। तो जो कौन का जवाब देगा अब जेंडर उसका क्लियर होगा। ए का भाई बी है। अब अगर बी भाई है तो बहन का भी भाई हो सकता है, तो भाई का भी भाई हो सकता है। हमें ए का जेंडर क्लियर नहीं है, यहां पर जेंडर बी का क्लियर है। इस जगह तो आगे वाले व्यक्ति का जेंडर क्लियर है और इस लाइन में पीछे वाले व्यक्ति का जेंडर क्लियर है। फटाफट से थम्स अप करके बता दो यस और नो, सही है या नहीं है। दोनों लाइनें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन में पहले वाले व्यक्ति का जेंडर क्लियर है, इस सेकंड वाली लाइन में दूसरे वाले व्यक्ति का जेंडर क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो अलग अलग लाइनें हैं, कभी ये लाइन आ जाती है एग्जाम के अंदर, कभी ये लाइन आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्टिविटी ऑफ जो या हु।
आपको हमेशा सिर्फ जोत से ही मतलब होता है, जबकि कभी कभी जिसका और उसका भी दे देता है, हुज और हुम वर्ड भी दिया जाता है, और वहां पर हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। कनेक्टिविटी ऑफ हु, हुम, हुज, कनेक्टिविटी ऑफ हु, हुम और हुज, हु, हुम, किसको किसका, ठीक है, हु, हुम, हुज, ठीक है, जो किसको किसका, ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा इधर, यहां पे ध्यान से देना, इस जगह पे समझना। चलिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, जो जिसका उसका, ये जो वर्ड्स आते हैं ध्यान से समझना। अब यहां पर एक चीज को अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। कनेक्टिविटी ऑफ हु, अब हु कभी भी होगा ना, 3 पर्सन होंगे, नोट कर लेना। पर्सन कितने होंगे? 3 पर्सन। देयर आर 3 पर्सन या 3 सेंटेंस, जरूरी है 3 पर्सन ही हो, ठीक है, याद रखना। सारी चीजें मैं बता रहा हूं, कभी कभी आप ये सोच लो कि यार दीपक सर ने तो 3 पर्सन बताए थे, तो डजंट मैटर, 3 पर्सन नहीं 3 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा सेंटेंस किससे रिलेटेड होगा वो बताने की कोशिश में कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना। अब यहां पर जैसे मैंने लिखा, एक व्यक्ति लिखा है मैंने ए, ठीक है, ध्यान से देखना, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो ए बी का भाई है, जो सी का पिता है। ये मैंने लाइन दे दी, इसको अरेंज करना है आपको, इस सेंटेंस को आप अरेंज करिए। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब इस सेंटेंस को तो आप अरेंज करोगे सबसे पहले, यहां से लेके यहां तक का जो सेंटेंस है आप इसको अरेंज करोगे। ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। अगर ए जो है वो बी का भाई है तो आप सेंटेंस ऐसा बनाओगे, यस और नो, फटाफट से बताओ। ए बी का भाई है, आपने ये सेंटेंस बना दिया। फिर कनेक्टिविटी में क्या आ गया, ध्यान से देखो, कनेक्टिविटी में वर्ड आ गया हु, जो कभी कभी वर्ड आ सकता है जिसका, तो कंफ्यूज मत होना। कभी कभी वर्ड आ सकता है उसका, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हु, हुम, हुज, ठीक है, ये वर्ड्स आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई सा भी वर्ड हो, जो, जिसका, उसका, ठीक है। ए बी का भाई है, ए इज दी ब्रदर ऑफ बी, जो सी का पिता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो पीछे वाला सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है, वो किसके लिए यूज हो रहा है कि जो सी का पिता है। तो सी का पिता ए है या सी का पिता बी है, जल्दी से बताओ।
ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है? सी का पिता कौन है? सी का पिता ए है या सी का पिता बी है? तो हमेशा याद रखो, जब भी लाइन के अंदर 3 पर्सन की कनेक्टिविटी आएगी, ठीक है, जब भी लाइन के अंदर 3 पर्सन की कनेक्टिविटी होगी, ध्यान से देखेंगे, जब भी लाइन के अंदर 3 पर्सन की कनेक्टिविटी होगी और आखिरी के 2 लोगों के बीच में जो जिसका उसका, जो जिसका उसका, या फिर हु हुम हुज, कुछ भी आ जाए, तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। सॉरी, तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो जस्ट बिफोर। किसके लिए कही जाएगी? जस्ट बिफोर, तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए कही जाएगी? तीसरे वाले व्यक्ति की बात तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। पहले वाला व्यक्ति कौन है? बी। तो अब इस लाइन को आप कैसे पढ़ोगे कि बी सी का पिता है, बी इज फादर ऑफ सी। अगर बी सी का पिता है तो कैसा बनेगा? बी पिता है, बी सी का पिता है। अगर बी पिता है तो बी ऊपर रहेगा, सी कहां आ जाएगा? सी नीचे आ जाएगा। क्या सी का जेंडर क्लियर होगा? क्या बेटी का भी पिता हो सकता है तो बेटे का भी पिता हो सकता है, तो सी का जेंडर यहां पर क्लियर नहीं है। क्लियर सिर्फ 2 लोगों का जेंडर है, एक ए का जेंडर क्लियर है, एक बी का जेंडर क्लियर है, सी वाले व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं है। यानी सिंपल से गणित, अगर सिंपल से क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, एग्जाम के अंदर अगर लाइन आ जाए, सेंटेंस आ जाए कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो ए बी का भाई है, पहले व्यक्ति का जेंडर क्लियर। फिर यहां पर जो की कनेक्टिविटी आ रही है तो यूं समझ लो कि तीसरे वाले व्यक्ति की बात जो से तुरंत पहले वाला व्यक्ति यानी बी के लिए कही जा रही है, और इसको आप पढ़ोगे बी सी का पिता है, बी इज द फादर ऑफ सी। तो सी मेल भी हो सकता है, सी फीमेल भी हो सकता है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है यहां पे, ठीक है। ये बी जो है वो सी का पिता तो हो गया, बी का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन सी बेटा है या बेटी है ये क्लियर नहीं हुआ। सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे कि यस सर, फटाफट से समझ में आ गया, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा, इधर नेक्स्ट अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर क्वेश्चंस करने वाले। चलिएगा, अब सेकंड चीज देखते हैं। अब यहां अब स्टार्टिंग के 2 लोगों में आ गया भाई, मान लो हु वर्ड आ गया। अब स्टार्टिंग के 2 लोगों के बीच में, जैसे देखना ए बी का भाई नहीं दिया उसने, अब दे दिया उसने ए जो बी का भाई है, 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 सी का पिता है। ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। ए हु इज ब्रदर ऑफ बी फादर ऑफ सी। ये लाइन आ गई, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। तो इस लाइन को जब आप अरेंज करोगे तो क्या बोलोगे आप? ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है। तो करिए भैया, अरेंज करिए। ये रहा ए और ये किसका भाई है? बी का भाई है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो तीसरा वाला व्यक्ति है, ये वाला जो सेंटेंस है, इस फादर ऑफ सी, ये वाला सेंटेंस किसके लिए बोला जा रहा है? तो ये वाला सेंटेंस दोस्तों याद रख लेना, तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा उस व्यक्ति के लिए होगी, ठीक है। ये रूल बनाया था हमने
तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा उस व्यक्ति के लिए होगी, ठीक है, जो के तुरंत पहले आए, जो के यानी कि हु वर्ड के तुरंत पहले आए। तो तीसरे वाले व्यक्ति की बात किसके लिए होगी? जस्ट बिफोर। थर्ड वाले पर्सन की बात होगी जस्ट बिफोर, जिसको हम बोलेंगे तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए। तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए होगी। तो यहां से लाइन बड़ी ही आसानी से क्लियर हो गई। ए बी का भाई है जो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है? इस बार सी का पिता कौन है? ए के लिए बात हो रही है कि ए इस बार सी का पिता है। ए सी का पिता है। अब ए सी का पिता है तो इसका मतलब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है ए जिसका जेंडर क्लियर है। न तो बी का जेंडर क्लियर है, इस बार इस लाइन से न तो बी का जेंडर क्लियर हुआ और इस लाइन से न ही सी का जेंडर क्लियर हुआ, क्योंकि बेटे का भी पिता हो सकता है तो बेटी का भी पिता हो सकता है, बहन का भी भाई हो सकता है तो भाई का भी भाई हो सकता है। यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है। सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे भाई, सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे। देखिए, चीजों को अच्छे से समझना अगर बहुत जरूरी है तो दोस्तों आपको यह सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन दोनों लाइनों को एक बार फिर से नोट कर लें, यहीं पर याद कर लें। मैं नहीं कह रहा कि आप घर पे याद करें या कुछ करें, आप यहीं इस सेशन के अंदर ही चीजों को याद कर लें। ए बी का भाई है जो सी का पिता है। इस सेंटेंस को देख लो बस। 3 लोग होंगे और 3 लोगों में कनेक्टिविटी अगर सेंटेंस में जो शब्द दिया है, जो जिसका या उसका शब्द दिया है, हु हुम या हुज वर्ड दिया है, तो थर्ड वाले पर्सन की बात बस आपको इतनी याद रखनी है, जहां भी जो वर्ड आ गया जस्ट बिफोर, बस इतना याद रख लो। जो मतलब जस्ट बिफोर। तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए होगी, ठीक है। तीसरे वाले व्यक्ति की बात तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए होगी। लेकिन अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कनेक्टिविटी ऑफ एंड और बट, इस तरीके से, ठीक है। या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। कनेक्टिविटी अगर इसकी दे रखी, कनेक्टिविटी ऑफ एंड और बट, जैसे सेंटेंस के अंदर दे दिया, देखना अगर ए बी का भाई है और ध्यान से देखना, और सी का पिता है। ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी and father of C. A is the brother of B and father of C. यानी कि आपको ऐसे दे दिया, 3 लोग दे दिए, A, B और यहां पर दे दिया आपको और तीसरा व्यक्ति है सी, ठीक है। कनेक्टिविटी इस बार और की आ गई। तो चलिए बनाइए सबसे पहले तो इसको। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पिता है। ये लाइन तो आपने अरेंज कर ली, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब यहां पर भैया तीसरे वाले व्यक्ति वाली बात, ठीक है। और सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है जल्दी से बताएंगे, आज के बाद भूलना नहीं है इन बेसिक कंसेप्ट को। सी का पिता कौन है? सी का पिता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहां बात किसकी होगी? तीसरे वाले व्यक्ति की बात होगी
तो वो किसके लिए होगी, वो होगी हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए होगी, वो वाली बात होगी हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए बात होगी हमेशा, ठीक है, पहले वाले व्यक्ति के लिए। अब एक बात याद रख लेना, और के अलावा क्या क्या आ सकता है, और के अलावा आ सकता है, और के अलावा आ सकता है या, और या, तथा, लेकिन, किंतु, किंतु के अलावा परंतु, ये वर्ड यूज हो सकते हैं, है ना, एंड, और, बट, इनमें से कुछ भी यूज में आ सकता है। तो याद रख लेना हमेशा फर्स्ट पर्सन। तीसरे वाले व्यक्ति की बात हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। तो यहां से क्या बनाएंगे, ए सी का पिता है। क्या बनाएंगे आप, ए सी का पिता है। अब ए सी का पिता है तो यहां पर भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ, सी का जेंडर यहां भी क्लियर नहीं है, यहां पर बी का जेंडर भी क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीजें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं 3 पर्सन के लिए रूल है। ये रूल किसके लिए है, 3 पर्सन के लिए। ये रूल है 3 पर्सन के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, एक सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से और सोच समझ कर करना। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, और डी से विवाहित है, और डी से विवाहित है। इस लाइन को अरेंज करना है आपको। सेंटेंस को ढंग से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से समझ लेना पहले सेंटेंस को, उसके बाद ही रिप्लाई करना। ए इज ब्रदर ऑफ बी, who is father of C and married with D। ठीक है, ये सेंटेंस। चलिए इसको अरेंज करते हैं। अब सारी चीजें दे दी इसमें, जो भी दे दिया और भी दे दिया। चलिएगा, तो सबसे पहले लाइन अरेंज करते हैं। ये तो अरेंज कर ही लोगे, आप करोगे सबसे पहले अरेंज कैसे। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो इस सेंटेंस को अरेंज करो, हु इज फादर ऑफ सी। तो ये वाली बात किसके लिए कही जाएगी, जो के बाद वाला सेंटेंस या तीसरे व्यक्ति वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किसके लिए कहा जाएगा, जो के तुरंत पहले बी के लिए। ठीक है, जो सी का पिता है, तो आप यहां पे करोगे कि बी जो है, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है और डी से विवाहित है। अब ये वाली बात किसके लिए कही जा रही, मेरा क्वेश्चन ये है, और डी से विवाहित है, और डी से विवाहित है। तो ये सेंटेंस किसके लिए कहा जा रहा है, और डी से विवाहित है। और डी से विवाहित है, और डी से विवाहित है।
बस हो गए धराशायी, यहीं पे कंफ्यूज। अभी अभी तो बताया कि और वाला सेंटेंस किसके लिए कहा जाएगा, बताओ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर और डी से विवाहित है, ये सेंटेंस ए के साथ कनेक्ट कर लो, ए की शादी डी से हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बी की शादी डी से हुई है। खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। थोड़ा आराम से सोच समझ के देखो, आराम से सेंस को समझो। A is brother of B, who is father of C and married with D, और D से विवाहित है। तो और की कनेक्टिविटी जब भी आएगी तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए कहा जाता है। ठीक है, किसके लिए कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन के लिए कहा जाता है। क्लियर है? तो फर्स्ट पर्सन कौन है यहां पर? सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ है? सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ? तो याद रख लेना भैया, फर्स्ट पर्सन तो यही था ना। फर्स्ट पर्सन कौन था? भले से सेंटेंस कहीं भी पहुंच गया हो। तो और के लिए हमने क्या सीखा? और के लिए हमने सीखा ही क्या है? इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू फर्स्ट पर्सन। और या तथा लेकिन किंतु परंतु एंड बट और कुछ भी आ जाए, सेंटेंस कहीं पर भी चला जाए, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन, याद रखना हमेशा ये वाली बात हमेशा किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। ये वाली बात किसके लिए कही जाएगी? फर्स्ट पर्सन के लिए कही जाएगी। तो ये जो बात बोली जा रही है और डी से विवाहित है, तो डी से विवाहित कौन है? डी से विवाहित कौन है? ए है। डी से विवाहित कौन है? ए है। ए डी से विवाहित है। ए डी से विवाहित है। अगर ए डी से विवाहित है, इसका मतलब डी पत्नी हो गई ए की। सभी लोग थम्स अप कर देंगे फटाफट से। मजा आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आज तुम्हारे, बहुत सारे जो आज तक नहीं हुए थे। बहुत छोटी छोटी चीजें। आजकल ट्रेंड बदल गया, 3 लोगों की जगह और सेंटेंस जोड़ के दे देता है, और आगे सेंटेंस जोड़ के दे देता है। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बस चीजों को याद रखो ऐसे। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले एक सेंटेंस और मैं आपको दूंगा। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है और सी डी का पिता है। ये लाइन दे दी। ए बी का भाई है। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी इज फादर ऑफ डी। ये सेंटेंस दे दिया, ये मैंने आपको दे दिया है सेंटेंस, यहां दे दिया और। चलिए अब बताइए, अब इस लाइन को आप अरेंज करोगे। ए बी का भाई है, ठीक है भाई, ए बी का भाई है और सी डी का पिता है। सी जो है वो डी का पिता है। पर अब इनको आपस में कैसे कनेक्ट करूं? इनको आपस में कैसे कनेक्ट करूं? भैया इनमें आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, अक्कल लगाओ थोड़ी सी, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। 3 व्यक्ति होते या कहीं पर एक और सेंटेंस जुड़ा होता कॉमा लगकर, तब हम रिलेशन बना सकते थे। ए बी का भाई है, ये तो अलग सेंटेंस है। सी डी का पिता है, ये एक अलग सेंटेंस है। अब इस और को तो एज अ कंजक्शन यूज किया हुआ है यहां पे, एज अ कंजक्शन, ठीक है, एज अ कनेक्टर, एज अ कंजक्शन, एज अ कनेक्टर के रूप में यूज किया हुआ है इसको। ठीक है, ये अलग अलग सेंटेंस है भैया, इस सेंटेंस का इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये एक अलग सेंटेंस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये एक अलग सेंटेंस है। 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं जो अपने अपने हिसाब से अरेंज होंगे, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इनमें रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते आप। वो रूल किसके लिए था? 3 पर्सन्स के लिए था। 3 पर्सन्स थे, बिल्कुल समझ में आई थी बात। ठीक है,
कि 3% थे तो 3% के लिए रूल बना था, 4% हो गए यहां पर कितने परसेंट हो गए, 4% हो गए। 4% यहां भी हुए थे, इस पीछे वाले इस वाले क्वेश्चन में भी 4% हुए थे। लेकिन मेरे भाई यहां पर आपको समझने की बात यह थी कि यहां पर रिलेशन फाइंड कर सकते थे और से कनेक्टिविटी दी हुई थी, इसीलिए यह बात किसके लिए हो रही थी, यह वाली बात हो रही थी इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए। ठीक है, चलिए चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, चीजें समझ में आई कि नहीं है, फटाफट से थम्स अप करके बता देंगे कि यस सर बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है, वहां पर एग्जाम में हम लोग परेशान होते हैं जबरदस्ती। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीजें सबसे पहले अगर बता दी जाएं तो 4 से 5 चैप्टर के जो कंफ्यूजन है वो सारे एक बार में ही सॉल्व हो जाएंगे। राइट है, क्लियर है, चलें देखते हैं अब इधर ध्यान से देखिए। रीता ने मणि से कहा, क्वेश्चन को अब ढंग से देखना, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। रीता ने मणि से कहा कल तट पर जो लड़की मिली थी वह मेरे दोस्त की मां के ब्रदर इन लॉ की सबसे छोटी पुत्री थी। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना। रीता है, कोई व्यक्ति है रीता, नेम से जेंडर आइडेंटिफाई फिलहाल नहीं करेंगे। उसने मणि से कहा है, किससे कहा है, मणि से। रीता ने मणि से कहा है कल तट पर जो लड़की मिली थी, कोई लड़की होगी, कोई लड़की होगी जो मिली होगी। रीता ने मणि से कहा है, कह कौन रहा है, फोकस उस पे कर। रीता ने मणि से कहा है कल तट पर जो लड़की मिली थी वह मेरे दोस्त, अब इसका कोई दोस्त है, देखना इधर ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत सारे पर्सन आएंगे। रीता मणि से कह रही है लड़की के बारे में कि भैया मणि जो कल तट पर लड़की मिली थी ना हमको, वो लड़की जो है वो मेरे दोस्त की मां के ब्रदर इन लॉ का मतलब है देवर या फिर जेठ, यही होगा। तो इसका ब्रदर इन लॉ कौन होगा, दोस्त की मां। इसको अच्छे से समझाता हूं आपको मैं, थोड़ा ऊपर करके बढ़िया तरीके से समझाता हूं, देखना है। ये लो रीता, ये मणि, और ये तट पर मिली लड़की। रीता ने मणि से कहा कि कल तट पर जो लड़की मिली थी ना वो मेरे दोस्त की मां, ये उसका हो गया हस्बैंड, और इसका जो भाई होगा वो होगा ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर। ठीक है, पति का भाई, ये हो गया ब्रदर इन लॉ। मणि जो लड़की हमें कल तट पर मिली थी वह मेरे दोस्त की मां के ब्रदर इन लॉ की सबसे छोटी पुत्री थी। ब्रदर इन लॉ की छोटी पुत्री थी कौन, ये लड़की। तो ये लड़की उठकर यहां आ जाएगी, ये लड़की उठकर कहां आ गई, इस जगह आ गई, ये लड़की यहां फिट हो गई। जल्दी से बता दो थम्स अप करके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कल तट पर जो हमको लड़की मिली थी मणि, वो जो थी ना, कौन थी, वो मेरे दोस्त की मां के ब्रदर इन लॉ की पुत्री थी। तो रीता के दोस्त से, रीता का जो दोस्त है उस दोस्त से लड़की का क्या संबंध है बताओ, लड़की का संबंध बताओ। दो भाइयों की संतानें आपस में कौन होंगी, कजन होंगी। दो भाइयों की संतानें आपस में कौन होंगी, कजन होंगी। तो यह आंसर आ गया कजन, यानी ये लड़की जो है उस दोस्त की कजन होगी, लड़की उस दोस्त की क्या हो जाएगी, कजन। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना मस्त क्वेश्चन था, कितना धमाकेदार क्वेश्चन था। सभी लोग दिल से लाइक कर दें, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए लाइक कर दें, अपने लिए लाइक कर दें, अपनी मेहनत के लिए लाइक कर दें फटाफट से।
बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया से, फिर कल डिटेल में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि किसी भी चैप्टर की जो जान होती है ना, वो होता है उसका बेसिक कंसेप्ट्स। हमें बेसिक कंसेप्ट्स याद नहीं रहते, इसी वजह से परेशानी होती है। बेसिक कंसेप्ट्स हमें याद हो जाएं और हमें क्वेश्चन को बनाने के तरीके मिल जाएं, तो मैं कह रहा हूं आपसे फास्ट क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। देखिएगा, पी क्यू का पिता है, पी जो है वो पिता है, तो पिता ऊपर रहेगा ना। P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है, P इज द फादर ऑफ Q। अब देखिए, Q बेटा भी हो सकता है, Q बेटी भी हो सकता है, Q का जेंडर क्लियर नहीं। P Q का पिता है और R का दादा है, तो देखो तीसरा वाला व्यक्ति कौन हो गया, R। ध्यान से देखना, आंखें खोल के और अच्छे से समझना, ठीक है। आंखें खोल के और अच्छे से समझना, पहले और दिया है, बाद में जो दिया है, ध्यान से देखना। पी क्यू का पिता है और आर का दादा है, तो आर का दादा कौन है, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए कहा जाएगा। फर्स्ट पर्सन कौन है, पी। पी जो है वो आर का दादा है, पी आर का दादा है। जो एस का भाई है, तो आप लोग जानते हो कि जो के बाद वाला जो सेंटेंस होगा भैया, वो तो जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर यानी तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कहा जाएगा। सही है, ध्यान से देखो। जो एस का भाई है, तो एस का भाई कौन है, आर। आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। बहन का भी भाई हो सकता है, तो भाई का भी भाई हो सकता है। एस का जेंडर क्लियर नहीं है। अब उसने क्या बोला, एस की मां टी है। अरे भैया, अगर एस की मां टी है तो वो आर की भी तो मां होगी। अगर एस की मां अगर टी है तो वो आर की भी मां होगी। इस हिसाब से क्यू कौन हो जाएगा, क्यू उसका पति हो जाएगा टी का। ये बन गया। पी क्यू का पिता है और आर का दादा है, यानी पापा का पापा कौन हो गया, दादा। जो एस का भाई है, एस का भाई कौन है, आर। आर एस का भाई है। एस की मां टी है, लेकिन अब उसने आगे लाइन देखो, अगली इंटरेस्टिंग लाइन बना दी। एस की मां टी है जो वी से विवाहित है। एस की मां टी है। अब एस की मां टी है, वो विवाहित किससे है, वो विवाहित है वी से, ठीक है। और टी क्यू की बहन बता दिया उसने, आगे बता दिया उसने टी क्यू की बहन है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, क्या वो स्ट्रक्चर सही है क्या, नहीं, वो स्ट्रक्चर सही नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर को सही बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूं, देखना इधर। टी को तो क्यू की बहन बता दिया और एस की मां भी टी है, तो टी को बनाओ तुम यहां पर। एस की मां टी है, टी का विवाह किससे हुआ है, वी से विवाहित है। एस की मां टी वी से विवाहित है। एस की मां टी वी से विवाहित है और क्यू टी की बहन है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ये बन गया आपका करेक्ट स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब आप कैसे बोलोगे, अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है आर का दादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दादा होगा तो दादा का तो भैया बेटा होना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, दादा आए या नाना आए, इंग्लिश में उनको एक ही चीज बोला जाएगा ना, क्या बोला जाएगा, ग्रैंडफादर। दादा आए या नाना आए, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ग्रैंडफादर। अब इसी तरीके से दादी आए या फिर लिखी भी आए नानी, दोनों को इंग्लिश में एक ही वर्ड बोला जाएगा, ग्रैंड मदर। क्या बोला जाएगा, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो अब देखिए हिंदी में ये चीजें चलती रहेगी दिक्कत, पर इंग्लिश में एक ही वर्ड लिखा हुआ है। P इज द फादर ऑफ Q एंड ग्रैंड फादर ऑफ R, तो कौन होगा, एंड ग्रैंड फादर ऑफ R, P इज द ग्रैंड फादर ऑफ R। अब ग्रैंड फादर यानी नाना भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, हमें क्लियर नहीं, ठीक है।
ये चीजें यहां से ऐसे क्लियर होती है। अब ये बोल रहा है कि V का P से क्या संबंध है, हाउ इज V रिलेटेड टू P। हिंदी मीडियम वाले यहां पर चीजों को ढंग से देख लेना, हाउ इज V रिलेटेड टू P। इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत ही इजी लगेगा, हाउ इज V रिलेटेड टू P। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगी, याद क्या रखना है, जिसके पीछे का हो उसका रिलेशन बताना है कि वो कौन लगा। V का P से क्या संबंध है, यानी V कौन लगा P का, V कौन लगा, P की बेटी, बेटी का पति, बेटी का पति कौन हो जाएगा, दामाद, बेटी का पति कौन हो जाएगा, दामाद, और दामाद को क्या बोला जाएगा, सन इन लॉ। दामाद को क्या बोला जाता है, सन इन लॉ, ठीक है। और अगर बहू होती, बहू को क्या बोलते, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सन इन लॉ इज द करेक्ट आंसर, दामाद इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन करिए, फटाफट से करिए, जल्दी से देखते हैं, यहां पे देखते हैं। पॉइंटिंग टू केतन, नमन सेड, पॉइंटिंग टू केतन, केतन को इंगित करते हुए नमन ने कहा, ठीक है। केतन को इंगित करते हुए नमन ने कहा, क्या कहा भाई नमन ने, जो कहेगा उसके लिए देखेंगे। नमन कह रहा है केतन के लिए, केतन को इंगित करते हुए नमन ने कहा, क्या कहा नमन ने, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र यही होगा ना, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो भाई केतन यहां आ जाएगा। तो बताइए नमन से केतन की मां का क्या रिश्ता है, नमन से केतन की मां बना दो भाई, ये तो केतन के पिता हो गए, ये बना दी हमने केतन की मां। तो नमन से केतन की मां का क्या रिश्ता है, नमन केतन की मां का कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा ना। नमन केतन की मां का क्या हो जाएगा, हस्बैंड। नमन केतन की मां का कौन हो जाएगा, हस्बैंड। तो यहां पर देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चे देखिए कंफ्यूज होंगे, क्यों होंगे, यहां पर देखना रिलेशन मैंने क्या कहा, देखो चीजों को अच्छे से समझो। पीछे हिंदी मीडियम वालों को देखो क्या बताया मैंने, V का P से क्या संबंध है, यानी V का P से, तो आपने रिलेशन किसका बताया, V का, कि V कौन लगा। तो उसी तरीके से यहां पर देखो चीजें किसकी पूछी है, नमन से किसका, केतन की मां का क्या संबंध है, नमन से, तो नमन पति हो गया, तो केतन की मां कौन हो गई, केतन की मां कौन हो गई, केतन की मां नमन की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ढंग से पढ़ो, केतन की मां का, यानी मां कौन लगी, तो मां तो कौन होगी, उसकी पत्नी हो गई ना, मां कौन हो गई, उसकी पत्नी। तो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नमन अगर पति है तो उसकी मां पत्नी हो गई, हमारा आंसर पत्नी, वाइफ हो गई। सभी लोग थम्स अप कर दें फटाफट से एक बार, यस सर मजा आ गया, एकदम शानदार तरीके से सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे भाई, एकदम आग लगा देंगे। मैं कह रहा हूं अपन हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को इतना बारीकी से सीखेंगे ना कि मतलब हमें दिक्कत आएगी नहीं, ये हम जानते हैं, ठीक है भाई। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, और आज रात को 9 बजे भी क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, रात को 9 बजे एक जबरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चन मेरे साथ में करते हो, तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस बैच को ज्वाइन कर लेना, मतलब ये क्लास तो लेनी है आपको। और ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है, इन होमवर्क के क्वेश्चंस को करना है। कल 28 तारीख है, और कल मेरा लॉजिकल रीजनिंग जो लॉजिकल रीजनिंग का बैच चालू हुआ है, ठीक है, उसकी बहुत ही जबरदस्त कोर्स ऑफ एक्शन की क्लास होने वाली है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कार्यवाहियां, क्या कार्यवाहियां होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना दोस्तों, इस बैच को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत देना। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। और कल से सभी टीचर्स के बैच भी चालू हो रहे हैं, तो आप लोग लेट ना करें, एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर शेड्यूल के साथ सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना चालू कर दो। ये देखिए कल 28 अप्रैल का दिन है,
और सभी टीचर्स के बैचेस मिलने वाले हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स के सभी के बैच चालू हो रहे हैं। ठीक है, संकल्प बैच के रूप में आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, सफलता बैच के रूप में आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, डेडिकेटेड बैचेस में क्लासेस मिल जाएगी आपको, एमटीएस में, जीडी के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो, मजा आएगा, खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ो। ठीक है, और रेफरल कोड तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपको दीपू 10 रेफरल कोड लगाना है। बैच को कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं फटाफट से। जिन बच्चों को नहीं पता है कि बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो बच्चा देख ले। आप लोग अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स इस रेफरल कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है दीपू 10। और सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए, उसे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। आपका गोल क्या है, एसएससी एग्जाम कैटेगरी आपका गोल है। इंस्टॉल कर लिया, लॉगिन कर लिया, अपना गोल सेलेक्ट कर लिया, एसएससी एग्जाम कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लिया। आप जैसे ही एसएससी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा एसएससी एग्जाम। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एसएससी एग्जाम कैटेगरी लिखी भी आ जाएगी। अब आप यहां पर अगर स्पेशल क्लास सेलेक्ट करते हैं तो रात को 9 बजे वाली क्लास आपको मिल जाएगी। स्पेशल क्लास चूज करेंगे तो 9 बजे वाली क्लासेस में चले जाएंगे जो कि होती हैं। और अगर आपको प्लस कोर्स चाहिए जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का और सभी टीचर्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे, तो आपको प्लस पे सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद में एक मॉड्यूल आपको सेलेक्ट करना है। आप 24 मंथ का मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे तो सबसे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सबसे सस्ता पड़ेगा। और नीचे लिखा होगा यू हैव रेफरल कोड, तो उसमें आपको लगाना है दीपू 10। वहां पर आपको दीपू 10 कोड लगाना है। इस कोड को लगाने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, क्लियर है, DEEPU10। बस पेमेंट आप फिर किसी भी मोड से कर लें, जिससे आपकी इच्छा हो उससे आप लोग पेमेंट कर लें। और पेमेंट करने के बाद में दोस्तों कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से आप लोग देखेंगे। बेनिफिट आप सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या है। सारे मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, सभी टीचर्स के डाउट सेशन, पीडीएफ, डायरेक्ट बात कर सकते हो कोई भी डाउट है तो, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे, होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई एक चीज और याद रखनी है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ताकि क्लासेस के मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे कि यस क्लास चालू होने वाली है। तो अनअकैडमी पर दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से आप लोग प्रोफाइल को सर्च करेंगे और फॉलो कर लेंगे। एसएससी एग्जाम कैटेगरी में आप यहां से भी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं इस रेफरल कोड के माध्यम से। तो मिलते हैं रात को। ठीक है, और पीडीएफ कहां पे मिलेगी भाई सेशन से रिलेटेड, तो मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए नीचे आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। पीडीएफ आप नीचे डाउनलोड कर लें। ठीक है भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइस, तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी सुबह भी, और आप लोग आज ही उसको देख लेना प्लस कोर्स ज्वाइन करके, ताकि हम जो है कल की जो क्लास लेंगे और मजा आएगा फिर उसके अंदर। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो और कोरोना से बचकर रहो। बाहर कम निकलो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो और प्रॉपर नींद लो। ठीक है गाइस, लव यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सेशन को शेयर जरूर कर देना और लाइक तो भाई करना ही करना है।